Hello, students of class second year. This is your chemistry class. पिछले 2-3 लेक्चर में तुम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमने पहले क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की टर्मिनोलॉजी बताई थी। उसके बाद नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उसके बाद थ्योरीज स्टार्ट की थी हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की थ्योरीज किस तरह क्या कौन कौन सी हैं इनके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो पिछले यानी कल के क्लास में हमने वार्नर्स थ्योरी और आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस किया था, और उसके पहले जो 2 क्लास थे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, जिसमें कि टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी, और उसके बाद वाले क्लास में हमने वार्नर्स थ्योरी और आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस बारे में डिस्कस किया था। तो आज के क्लास में हम अनदर थ्योरी एक्सप्लेनिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे डिस्कस करेंगे, और वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तुम लोगों ने पिछले क्लास जो फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसी तरह से है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को किस तरह से उसके स्ट्रक्चर, उसमें होने वाली बॉन्डिंग, इन सब को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डिस्कस करेंगे। So now today's topic is valence bond theory about coordination compounds. It is the simplest of the 3 theories and was developed mainly by Pauling. It described the bonding in terms of hybridized orbital of the central metal atom or ion. The theory mainly deals with the geometry and magnetic properties of the complexes. Now, salient feature of the theory are here. First, the central metal loss a requisite number of electrons to form the ion. What is this? The central metal lose a requisite number of electron to form the ions. The number of electron lost in the valency of the resulting cation. In some cases, the metal atom does not lose electrons. The second point of this theory is the central metal ion or atom makes available a number of empty sp,d atomic orbitals equal to its coordination number. These vacant orbitals hybridize together to form hybrid orbitals, which are same in the number as the atomic orbitals hybridizing together. They are vacant, equivalent in energy, and have definite geometry. Some of the common hybridized orbitals met in the coordination compound are here. कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा और उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी और उनके एग्जाम्पल दिए। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर, number of ligands attached to the central metal atom is known as coordination number. If it is 2, then type of hybridization sp, geometry linear, and the example are these. When coordination number 4, hybridization takes place sp3 and geometry of the complex ion is tetrahedral, example this and this. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही DsP2 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है जब ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, और इसका एग्जांपल ये तुम्हारे सामने 3 आयन दिए हैं। उसके बाद इफ कोऑर्डिनेशन नंबर 5 देन हाइब्रिडाइजेशन DsP3 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, जिसके ये 2 एग्जांपल इधर हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने पे D2sp3 ऑक्टाहेड्रल शेप होगा इसका इनर ऑर्बिटल, जब s से पहले की d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगी तो इन्हें इनर ऑर्बिटल कहेंगे। और दूसरे तरह का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडेशन होगा sp3d2, यानी इसमें आउटर d ऑर्बिटल p के बाद sp के बाद की d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही है,
तो ये आउटर ऑर्बिटल कहलाती है, लेकिन शेप दोनों ही पोजीशन में ऑक्टाहेड्रल होगा। तो ऑक्टाहेड्रल के ये एग्जाम्पल है, और ये आउटर ऑर्बिटल का एग्जाम्पल है Fe(F)(6)(3)-. Now another point, the non-bonding electrons of the metal occupy the inner orbitals. These are grouped in accordance with Hume's rule. However, under the influence of some strong ligands, there may be some rearrangement of electrons in the atomic orbitals. That is against Hund's rule. The d orbitals participating in this process of hybridization may be either n-1 d2 sp3 or ns2 3d2 हाइब्रिडाइजेशन. इस तरह से जब यहाँ पे s से पहले की d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है तो ये कहलाती है इनर ऑर्बिटल, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं ये. और जब sp के बाद के d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है तो ये कहलाते हैं आउटर ऑर्बिटल या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं इस पोजीशन में. The fourth point, the ligands have at least one sigma orbital containing a lone pair of electrons. Vacant hybrid orbitals of the metal atom or ion overlap with the sigma orbital containing one pair of electrons of the ligand to form metal ligand bond. या इसका मतलब है कि ligand metal को electron pair donate कर रहा है. This is known as sigma bond. This bond is called coordinate bond, a special type of covalent bond, and possesses a considerable amount of polarity. The fifth feature is it is possible to predict the magnetic property of the complex if the geometry of the complex ion is known. If the complex contains unpaired electrons, it is paramagnetic in nature, whereas it does not contain unpaired electron, that is all the paired, the complex is diamagnetic in nature. Complexes having unpaired electron or electrons are also colored. The number of unpaired electrons and the geometries of the complex ion having central metal ion with configuration D1 to D9 are related to each other. The shape and the magnetic nature of the some common complexes of metal of D series have been described here. अब ds कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उस बेस पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर डिफरेंट ज्योमेट्रीज किस तरह से होंगे ये यहाँ पे टेबल में दिखाया है. कॉन्फ़िगरेशन dx यानी d1 इलेक्ट्रॉन होगा तो टेट्राहेड्रल अगर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा. स्क्वायर प्लेनर यानी dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में भी 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा. ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में इनर ऑर्बिटल d2 sp3 या sp3 d2 यानी आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन या इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन. तो सारी पोजीशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें, चाहे टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लानर या ऑक्टाहेड्रल में इनर ऑर्बिटल्स या आउटर ऑर्बिटल्स के कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा. d2 इलेक्ट्रॉन है अगर तो sp3 में 2, dsp2 में 2, d2sp3 में 2 एंड सारे में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे. इसी तरह d3 इलेक्ट्रॉन है अगर तब सारे जो टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होंगे. 4 होने की पोजीशन में sp3 और dsp2 में तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन यहाँ इनर ऑर्बिटल d2sp3 में 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन आउटर ऑर्बिटल्स sp3d2 में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे. d5 इलेक्ट्रॉन होने की पोजीशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जबकि जो तुम्हारा दूसरा है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि इसमें तुम्हारा 0 और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे. d6 में इसी तरह 4 2 1 0 4 इस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा.
D7 में 3113 और D8 में 2002, जबकि D9 होने पे 111 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। अब हम एग्जाम्पल देख करके उनके जो केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं कि किस तरह से उसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ है और किस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के हम कॉम्प्लेक्स लेंगे। पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये पहला एग्जाम्पल है CrNH3 और 3+ आयन कॉम्प्लेक्स। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, सेंट्रल मेटल है ये, Z = 24। कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा Ar3d5 4s1। The oxidation state of chromium in the complex is +3, that is plus Cr3+ ion is formed by the loss of 4s and 2 of the electrons। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। In chromium ion 2d14s and 3,4p orbitals are vacant हो गई यहाँ पे। These 6 orbitals hybridize D2sp3 hybridization to form 6 hybrid orbitals directed toward the apices of an octahedral. 6 pairs of electrons, one from each NH3 molecule, occupy the 6 vacant orbitals. The complex has octahedral symmetry। अब यहाँ ये जो अभी पढ़ा उसको ये इस तरह से समझ सकते हैं। Now, since the complex contains 3 unpaired electrons, hence it is paramagnetic। कैसे, इसको हम यहाँ देखेंगे। क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ये है 3d5 4s1। एक्साइटेड स्टेट में इसका जब आयन बनाता है Cr3+ आयन तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गए और Cr3+ आयन बना। अब यहाँ पे 6 ऑर्बिटल वैकेंट है सेंट्रल मेटल के पास, जो कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करके जो आयन है उसको ऑक्टाहेड्रल शेप देती है। अब ये D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं ये सारी, जो अमोनिया का के इलेक्ट्रॉन एक 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करता है वो इसके साथ ये जो बॉन्ड बन रहा है अमोनिया लिगेंड से, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रही हैं, यानी 6 अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हो रहे हैं क्रोमियम से इस तरह से। ये क्या है, इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें इनर ऑर्बिटल 4s 4c से पहले की d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, तो ये है इनर ऑर्बिटल या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। दूसरा एग्जाम्पल है FeCN6 4- कॉम्प्लेक्स। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe, Z होता है 26 एटॉमिक नंबर, and electronic configuration Ar3d6 4s2। The oxidation state of iron in this complex is +2, that is Fe2+ ion। Ferrous ion is formed by the loss of 2 electrons of 4s। यहाँ से ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। There is rearrangement of electrons in 3d orbitals in order to make 2 orbital vacant. The hybridization of 2 3d 1 4s and 3 4b orbitals D2sp3 occurs to form 6 hybrid orbitals। Now इस तरह से ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ये है तुम्हारा Fe का। Fe आयन जब बनता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गए, तो यहाँ पे 4 वैकेंट ऑर्बिटल। अब यहाँ पे ये रीअरेंजमेंट इसमें होता है ताकि 2 वैकेंट ऑर्बिटल और मिल जाए, क्योंकि यहाँ 6 लिगेंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाते हैं, तो ये तुम्हारे पास 1 ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर गए, तो ये 2 हुए, और यहाँ ये 2 वैकेंट ऑर्बिटल हो गई, तो 6
ऑर्बिटल वैकेंट हो गई जो कि हाइब्रिडाइज्ड होकर बनाती है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब 6 लिगेंड ऑफ CN इससे इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। Now 6 of electrons, one from each cyanide ion, occupy the 6 hybrid orbitals. The complex has octahedral geometry. It is dimagnetic as it does not contain any unpaired electron. यहाँ पे ये पेयरिंग हो गई थी इलेक्ट्रॉन की, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये सारे डाईमैग्नेटिक इन नेचर होंगे। Now another example, COF63 minus complex. The electronic configuration of cobalt, atomic number 27. Now configuration AR3D7 4s2. The oxidation state of cobalt in this complex is +3, that is cobalt 3 plus ion is formed by the loss of 4s and 1p orbital. यहाँ पे ये इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है एटम का। जब कोबाल्ट आयन बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो गए और एक यहाँ से, जिससे कि कोबाल्ट 3 प्लस आयन बन रहा है, तो ये एक वैकेंट ऑर्बिटल हो गई। तो ये क्या है पूरा, तुम्हें कितनी ऑर्बिटल मिल गई आयन में, 4 यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये एक D4s ऑर्बिटल, उसके बाद 4p और 4d। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, 2 यहाँ किसकी लेंगे और sp की s की 1, p की 3 और d की 2। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि ज्योमेट्री आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स यहाँ बनेगा, क्योंकि आउटर ऑर्बिट डी ऑर्बिटल जो है 4s 4p के बाद 4d ऑर्बिटल ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रही है, तो ये कहलाएगा आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब ये 6 वैकेंट ऑर्बिटल जो कि sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड है, इससे फ्लोराइड के 6 आयन इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। अब इसमें क्या है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो नेचर इसका क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। फ्लोराइड आयन प्रोवाइड्स ए वीक फील्ड एंड thus there is no pairing or rearrangement of electrons in 3d orbitals. In the formation of this complex, outer 6 orbitals, that is 4s, 3, 4p and 2 4d orbitals hybridized to give 6 hybrid orbitals. The complex has octahedral geometry and highly paramagnetic because 4 unpaired electron is present. It is an outer orbital or high spin complex. Now other examples of inner orbital complex. Inner orbital complex, FeCN63 minus CONH3 whole 6 BH2O 63 plus NMnCN63 minus. These are the inner orbital complex example है ये, and outer orbital complex के example ये हैं FeH2O whole 6 3 plus FeF63 minus MnF63 minus and NiNH3F2 प्लस, जिनका की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेस पे आते हैं। इसका शेप टेट्राहेड्रल होगा। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ZnH3 होल 4 2 प्लस कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लेकर के देखेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक इज Ar3D10 4s2। The oxidation state of zinc in this compound is +2, that is zinc 2 Zn2 plus ion is formed by the loss of 2 electrons of 4s orbital. 3 d orbitals are fully occupied and thus 4 orbitals, 1 4s and 3 4p orbitals mix together to form 4 hybrid orbitals. 4 pair of electrons, one each from NH3 molecules, are accommodated on the hybrid orbital. The complex has tetrahedral geometry and dimagnetic in nature.
Atom of zinc has a electronic configuration of this type. जब जिंक आयन बनता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। अब ये 4 वैकेंट ऑर्बिटल है जिंक आयन के पास जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करके टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देती है और इसमें 4 अमोनिया लिगैंड इस तरह से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। Now second example, CuCl4 2-. The electronic configuration of copper is Ar3d10 4s1. The oxidation state of copper in this complex is +2, that is Cu2 plus is formed by the loss of 1 electron from 4s and 1 electron from 3d subshell. 3d subshell has inner electrons, hence rearrangement of electrons does not occur. 4 orbitals, 1 4s and 3 4p orbitals hybridize together to form 4 hybrid orbitals. 4 pairs of electrons, one each from chloride ion, are accommodated on the hybrid orbitals. The complex has tetrahedral geometry and weakly paramagnetic as one unpaired electron is present. Cu atom is the configuration of this type and Cu2 plus ion is formed when one this electron and one this electron is lost. अब d ऑर्बिटल 4 ऑर्बिटल वैकेंट बची जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्रोवाइड करती हैं और 4 क्लोराइड एटम यहाँ 4 क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं इनके साथ। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये थे जिनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया था। ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं ये सारे। और उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिनका है उसमें स्क्वायर प्लानर भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके एग्जाम्पल देखते हैं। NiCN4 2- complex. The electronic configuration of nickel is Ar3d8 4s2. The oxidation state of nickel in this complex is +2, that is nickel 2 plus ion is formed by loss of 2 electrons from 4s subshell. There is rearrangement of electrons in 3d orbitals and one orbital is left vacant. 4 orbitals, 1 3d, 1 4s and 2 4p orbitals hybridize to form 4 hybrid orbitals. Now 4 pair of electrons, one from each cyanide group, are accommodated on the hybrid orbitals. The complex has square planar geometry and dimagnetic nature. निकिल एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है। जब निकिल आयन बना तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो गया। अब इसके पास 4 वैकेंट ऑर्बिटल है तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। अब ये रीअरेंजमेंट होता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाता है तो ये भी वैकेंट हो गई। अब ये हाइब्रिडाइजेशन डी ऑर्बिटल फिर s फिर p, तो 1d s p2 2 ऑर्बिटल इसकी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ हो रहा है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन विच गिव्स स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री टू द निकिल जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल आयन है। अब इस सेंट्रल मेटल आयन के पास 4 वैकेंट ऑर्बिटल है, जिस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है जिससे साइनाइड लिगैंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। ज्योमेट्री ऑफ द, और इसमें क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है तो पैरामैग्नेटिक नेचर इसका होगा। दूसरा एग्जांपल है CuNH3 4 2+ complex. The electronic configuration of copper is Ar3d10 4s1. The oxidation state of copper in this complex is +2, that is Cu2 plus ion is formed by the loss of 1 electron of 4s and 1 electron from 3d subshell.
One electron from 3D shell is shifted to 4p orbitals in order to make one 3 orbital vacant. 4 orbitals, one 3D, one 4s, and two 4p orbitals hybridize together to form 4 hybrid orbitals. 4 pair of electrons are from each NH3 molecule occupy these 4 hybrid orbitals. The complex has square planar geometry and paramagnetic in nature. It contains unpaired 1 electron. तो यहाँ पे ये Cu एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है। उसके बाद आयन बनता है Cu2+ आयन, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके बनता है, फिर ये रीअरेंजमेंट हो जाता है, तो ये सब पेयर्ड होगा इलेक्ट्रॉन। नहीं, रीअरेंजमेंट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो आउटर d ऑर्बिटल है वहाँ शिफ्ट कर जाता है। तो यहाँ पे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक नेचर था इसका, तो अनपेयर्ड ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर गया डी में, यहाँ अनपेयर्ड ये इलेक्ट्रॉन है। उसके अलावा 1 2 3 4 TsP2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ये, और जिससे स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री दे रही सेंट्रल एटम को, और 4 अमोनिया लिगेंड जो है ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, और इस तरह से ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो पैरामैग्नेटिक होगी। तो इस तरह से हमने ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल में टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लानर की किस तरह से फॉर्मेशन होता है और ज्योमेट्री उसकी कैसी होती है, तो इन सब के बारे में तुम लोगों ने इसमें पढ़ा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया इस तरह से, लेकिन फिर भी कुछ लिमिटेशन रह गई, कुछ चीज़ें उस जो है एक्सप्लेन नहीं हो पाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो अब हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। द वैलेंस थ्योरी वाज फेयरली सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग qualitatively the geometry and the magnetic properties of complexes. However, it has a number of limitations. First, the theory does not offer any explanation about the spectra of complex. Why most of the complexes are colored? It does not explain by this theory. Sometimes the same metal ion assume different geometry when formation of complex ion takes place. The theory is unable to explain why at one time the electrons are rearranged against the Ohm's rule, while at other time the electronic configuration is not disturbed. Third limitation, the theory does not offer an explanation for the existence of inner orbital and outer orbital complexes. The theory does not explain why certain complexes are liable while others are inert. In the formation of CuNH3 whole 4 2+ ion, one electron is shifted from 3d to 4p orbital. The theory is silent about the energy availability for shifting such an electron. Such an electron can be easily lost, then why CuNH3 4 2H+ complex does not show reducing property. Another point, the change in energies of the metal orbital on formation of complex are difficult to calculate mechanically. The properties of the complexes are more satisfactorily explained by other two theories, that is crystal field theory and molecular orbital theory. तो अगली क्लास में हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बारे में हम बताएंगे। यहाँ पे ये सब एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिसको एक बार देख लेते हैं। हालांकि एग्जाम्पल दिखा करके सारी चीज़ें बताएंगे तुम लोगों को। एटम ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ सम कॉम्प्लेक्सेस या एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एटम और आयन कॉम्प्लेक्स निकिल D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें होता है, इनमें ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल +2 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 एंड पैरामैग्नेटिक। इसी तरह दूसरा है NiCl2+,
इसमें इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल +2, hybridization sp3, shape tetrahedral, 2 unpaired electron present in both and nature paramagnetic. इसी तरह से देख सकते हो और एग्जाम्पल दिए हैं सारे, इनको नोट्स कर सकते हो, ये टेबल में सारी चीज़ें दी हुई हैं। इस तरह इसमें sp3 हाइब्रिडाइज टेट्राहेड्रल शेप डाईमैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी तरह ये एग्जाम्पल है, इनको अपनी कॉपी में नोट करके, क्योंकि सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुके हैं और दूसरे एग्जाम्पल देख करके, तो इसे तुम्हें खाली ये देखना है कि यहाँ किस तरह से सब हो रहा है। इन सबको जो है कॉपी में नोट करो और क्लियर करो कि जो चीज़ इसमें दिखाई हुई है वो तुम्हें समझ में आई है या नहीं आई। ये सारे एग्जाम्पल विथ डिटेल तुम्हारे सामने हैं। नाउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ये हम पिछले भी क्लास में बता चुके हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे लिया है। द ट्रांसिशन एलिमेंट्स वी आर क्रोमियम, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, वेनेडियम, कोबाल्ट, निकल, molybdenum are present in a number of complexes which are important for biological reaction. Among the most important chelating agents in nature are derivatives of porphyrin molecule, which can coordinate to a metal using the 4n atom as donate and complex. These are called porphyrin. The green coloring matter of plants, chlorophyll, is a planar complex of magnesium with 4 nitrogens sitting at the 4 corners of the square plane. The N4 unit forms a part of 16-member natural monocycle. तो क्लोरोफिल का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। पिछले क्लास में भी हमने बताया था, लेकिन एकदम बिल्कुल इस तरह से हर चीज़ जिसे इसमें दिखाई हुई है वो नहीं है। तो इस तरह से ये 4 नाइट्रोजन एटम डोनेट करते हैं मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन पेयर, और क्लोरोफिल कॉम्प्लेक्स आयन बनता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, द प्लांट पिगमेंट। Hemoglobin, the pigment that imparts red color to the human blood, is porphyrin complex of Fe2 plus ions being coordinated to 4 nitrogen atoms and additionally coordinated to a water molecule. The water molecules appear to replaceable, reversible by a molecule of oxygen to give oxyhemoglobin. Hemoglobin joined with oxygen to form oxyhemoglobin plus water, और इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर होता है जो पिछले भी क्लास में हमने दिखाया था, लेकिन बिल्कुल क्लियरली सारी चीज पॉइंट आउट नहीं था उसमें। हालांकि स्ट्रक्चर था, यहाँ पे इसके जो सिंबल होते हैं वो यूज किए गए थे। यहाँ आयरन से ये 4 नाइट्रोजन इस तरह से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीम, द ब्लड पिगमेंट। Vitamin B12 has a coordination cobalt third porphyrin like structure with one of the octahedral coordination position of cobalt third atom occupied by a cyanide ion on the one side and by a benzimidazole nitrogen on the other side. This vitamin occurs in the liver, pancreas and spleen. It functions as a coenzyme in the living system and inside the body. The valency of the cobalt atom may vary from +3 to +1. The structure of the vitamin B12 is here. इस तरह से यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर होता है। कोबाल्ट 3+, इस तरह से इसमें 4 नाइट्रोजन और 2 CN लिगैंड अटैच होते हैं कोबाल्ट एटम के साथ। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन B12, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये बायोलॉजिकल इम्पैक्ट सब मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर दिखाए हमने तुम लोगों को।
उसके अलावा हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस की। तो उम्मीद है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किस तरह से बॉन्डिंग होती है, किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये सारी चीज़ें तुम लोगों को समझ में आई होगी। अगले क्लास में हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बात करेंगे, जिसने कि और सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन किया है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को।